नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हैट्रिक, असम में भाजपा की दोबारा सत्ता में वापसी और केरल में सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ की सरकार बनना तय। तमिलनाडु में डीएमके और पुडुचेरी में विपक्षी दल की सरकार बनने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कोविड महामारी और टीकाकरण संबंधी मुद्दों की समीक्षा की। बैठक में ऑक्सीजन की उपलब्धता, दवाइयों और मानव संसाधन की स्थिति में सुधार के तरीकों पर हुई चर्चा। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों सहित कई हिस्सों में बारिश और वज्रपात को लेकर किया अलर्ट। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा चुनाव की मतगणना के ताजा रुझान आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हैट्रिक, असम में भाजपा की दोबारा सत्ता में वापसी और केरल में सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ की सरकार बनना तय है। वहीं तमिलनाडु में डीएमके और पुडुचेरी में विपक्षी दल की सरकार बनेगी। ताजा रुझान के अनुसार पश्चिम बंगाल में 292 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस 7 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है, जबकि 206 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं भाजपा 1 सीट जीत चुकी और 76 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तमिलनाडु में 234 सीटों में से डीएमके 135 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं एआईएडीएमके 67 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। केरल में एलडीएफ 100 सीटों पर आगे है, जबकि यूडीएफ 40 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। असम में 126 सीटों के रुझान मिल चुके हैं, जिनमें 51 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 29 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। पुडुचेरी में 24 सीटों के रुझानों में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस 7 सीट जीत चुकी है, जबकि 2 सीट पर आगे चल रही है। वहीं भाजपा 3 सीट जीत चुकी है और 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। पुडुचेरी में डीएमके 2 सीट जीतकर 2 सीटों पर आगे चल रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 सीटें जीत चुकी है, वहीं 2 निर्दलीय उम्मीदवार जीत चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विशेषज्ञों के साथ देश में कोविड महामारी और टीकाकरण संबंधी मुद्दों की समीक्षा की। नई दिल्ली में आयोजित इस बैठक में विशेषज्ञों के साथ ऑक्सीजन की उपलब्धता, कोविड संबंधी दवाइयों, मानव संसाधन की स्थिति में सुधार के तरीकों और कोरोना के हालात पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आज देश में गैसीय ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपलब्धता बढ़ाने के उपायों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान छात्रों को प्रोत्साहित करने और कोविड ड्यूटी में शामिल होने के लिए मेडिकल तथा नर्सिंग पाठ्यक्रमों के पास आउट को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए गए। कोविड ड्यूटी करने वाले चिकित्साकर्मियों को सरकारी भर्ती में वरीयता के साथ साथ वित्तीय प्रोत्साहन देने का भी निर्णय लिया गया है। राज्य सरकारों को महामारी से निपटने के लिए ऑक्सीजन सुविधा युक्त बिस्तरों वाले ऐसे और अधिक कोविड देखभाल केंद्रों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सचिव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति पर नजर रखने और मुद्दों के समाधान के लिए लगभग प्रत्येक दिन बैठक कर रहे हैं। प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों में 13,789 नये मामले सामने आए। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,84,106 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अवधि में पटना में ही सर्वाधिक 3,024 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जो राज्य में पिछले 24 घंटे में मिले कुल संक्रमितों का लगभग 22% है। स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 3,73,261 हो गई है। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 1,08,202 है। देश में संक्रमण मुक्त होने वालों की दर में लगातार कमी हो रही है। एक दिन में 3 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 3,07,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। अब तक देश में 1,59 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। नए मामलों की बढ़ती संख्या के कारण ठीक होने वालों की दर और गिरकर
81.77% पर आ गई है। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि इस समय देश में 33,49,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 3,92,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इस बात पर बल दिया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए दवाओं के दुरुपयोग से बचना चाहिए। रेमडेसिविर के उपयोग के बारे में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि यह दवाई डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल में ही दी जानी चाहिए। रेमडेसिविर जो है वो सिर्फ हॉस्पिटल में ही लेनी चाहिए। उस दवाई के अपने साइड इफेक्ट्स हैं, उसके अपने इंडिकेशन है, इसलिए वो घर पे बिल्कुल इंडिकेटेड नहीं है। और इसलिए मैं यही फिर से कहना चाहूंगा, लास्ट टाइम भी ये कहा था कि रेमडेसिविर जो है वो होम बेस के लिए, होम आइसोलेशन, माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट के लिए बिल्कुल उसका कोई फायदा नहीं है, उससे नुकसान भी हो जाता है। इसलिए घर पे रेमडेसिविर बिल्कुल ना लें। अगर आपको लगे कि आपकी सैचुरेशन जो है वो कम हो रही है, 94 से कम हो रही है, 90 के पास आ रही है, या आपको सांस चढ़ रहा है, आप खुल के सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो एकदम डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो बहुत जरूरी है, जिससे आपको समय पे ट्रीटमेंट मिल जाएगा और अगर एडमिशन की जरूरत है तो समय पे ट्रीटमेंट हो जाएगा। कोविड-19 टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू हो गया है। इस चरण में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। इसके लिए कोविन प्लेटफॉर्म तथा आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकरण कराये जा सकते हैं। अब तक कोविन पर 2,66,00,000 से अधिक लोग पंजीकरण करा चुके हैं। केंद्र सरकार के टीकाकरण केंद्रों में स्वास्थ्य कर्मचारी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का निःशुल्क टीकाकरण पहले की तरह ही जारी रहेगा। इस चरण में टीका निर्माता अपने मासिक आपूर्ति में से 50% टीका केंद्र सरकार को और बचे 50% को राज्य सरकारों और खुले बाजार में देने के लिए स्वतंत्र होगा। इस फेज के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीकाओं के निर्माताओं ने राज्य सरकारों और खुले बाजार के लिए टीकों की कीमत पहले ही घोषित कर दिया है। निजी अस्पतालों को केंद्र सरकार के लिए आवंटित 50% कोटे के बाहर ही टीका खरीदना होगा। केंद्र अपने हिस्से से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संक्रमण की स्थिति और टीकाकरण की गति को ध्यान में रखकर टीकों का आवंटन करेगी। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार। इधर प्रदेश में टीके की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण 18 से 44 वर्ष की आयु के लाभार्थियों का टीकाकरण नहीं शुरू हो पाया है। हालांकि टीकाकरण के लिए निबंधन की प्रक्रिया जारी रहेगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि जल्द इस आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू होगा। उन्होंने कहा कि इस महीने बिहार को कोविड टीके की 16 लाख खुराक प्राप्त होगी। देश में अब तक 15 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 18,26,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश में विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में 18 से 24 वर्ष के लोगों को 86,023 टीके लगाए गए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स की श्रेणी में शामिल कर कोविड टीकाकरण कराने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि मान्यता प्राप्त सभी पत्रकारों के साथ साथ जिला जनसंपर्क पदाधिकारी की ओर से सत्यापित पत्रकारों को प्राथमिकता के आधार पर फ्रंटलाइन वर्कर्स की श्रेणी में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में काल वैशाखी के प्रभाव के कारण मौसम में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि 4 मई तक प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र सहित कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना है। इसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि चक्रवातीय प्रभाव और कम दबाव के कारण राज्य के उत्तर पूर्वी जिलों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान सामान्य से अधिक बारिश की आशंका है। आज के प्राप्त न्यूमेरिक मॉडल, रडार छवि एवं मौसम वेधशालाओं से प्राप्त आंकड़े यह दर्शा रहे हैं कि बिहार में अभी मल्टी वेदर सिस्टम सक्रिय हो चुका है, जिनमें प्रमुख है चक्रवातीय दबाव, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से आने वाली नमीयुक्त हवाएं एवं दक्षिण पूर्वी हवा बंगाल की खाड़ी से आ रही है। चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र अपने स्थान को लगातार परिवर्तित कर रही है, कभी पूर्वी उत्तर प्रदेश तो कभी बिहार और अभी मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम पर अवस्थित है। इस चक्रवातीय क्षेत्र से निम्न दबाव की रेखा बिहार होते हुए मणिपुर तक की ओर अग्रसर है। इन सभी मौसमी कारकों के कारण अगले 24 से 48 घंटों के बीच तराई वाले क्षेत्र एवं पूर्वी बिहार पर हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश एवं गरज चमक के साथ आंधी चलने का पूर्वानुमान है एवं शेष बिहार में अगले 24 घंटों के बीच हल्की तीव्रता की बारिश देखने को मिल सकती है। इधर पटना सहित अधिकतर इलाकों में तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। जानी मानी साहित्यकार डॉक्टर शांति जैन का हृदय गति रुक जाने के कारण पटना में निधन हो गया। वे लगभग 75 वर्ष की थीं।
साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार समेत कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया था। डॉक्टर शांति जैन शिक्षा क्षेत्र में आने से पहले आकाशवाणी पटना में उद्घोषिका भी रह चुकी थी। साथ ही उन्होंने आकाशवाणी पटना के कई कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 1970 के दशक में आकाशवाणी पर उनका मानस पाठ बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। उन्होंने बिहार गौरव गान की भी रचना की थी। उनका अंतिम संस्कार आज पटना के गुलबी घाट में किया गया। शांति जैन के आकस्मिक निधन पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि शांति जैन के निधन से साहित्य जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। इधर बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष अनिल सुलभ ने कई साहित्यकारों और कला प्रेमियों ने गहरा शोक प्रकट किया है। इधर अंगिका और मैथिली भाषा के जाने माने कवि भगवान प्रलय का आज कटिहार के कुर्सेला में निधन हो गया। वे पिछले कई दिनों से बीमार थे। कवि प्रलय विनोबा भावे के भूदान यात्रा में शिरकत करने के साथ साथ महात्मा गांधी की सहयोगी निर्मला देशपांडे के साथ भी काम कर चुके थे। कवि प्रलय को तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान सहित कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के छोटे भाई अशोक कुमार मोदी का आज पटना में निधन हो गया। वे 65 वर्ष के थे। श्री मोदी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। अशोक मोदी के निधन पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरा शोक प्रकट किया है। डाक विभाग बिहार डाक सर्किल के विभिन्न मंडलों में ग्रामीण डाक सेवक के लिए 1940 पदों के लिए नियुक्ति करेगी। जारी अधिसूचना के अनुसार उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन जमा आवेदनों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर किया जाएगा। इन पदों के लिए अंतिम निर्णय 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों पर लिया जाएगा। विभाग ने आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 26 मई निर्धारित की है। पूर्णिया के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत डंगराहा गांव के समीप आज लोजपा नेता अनिल उरांव का शव बरामद किया गया। पूर्णिया से 3 दिनों पहले अपराधियों ने 10 लाख रुपए की फिरौती के बाद लोजपा नेता की हत्या कर दी। आरक्षी अधीक्षक ने बताया कि इस सिलसिले में एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई इस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम 20 जून को घोषित करेगा। बोर्ड ने एक आधिकारिक मेल में कहा है कि सभी विद्यालय निर्धारित मानदंडों पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर अंक 5 जून तक सौंप देंगे। इसी के आधार पर बोर्ड 20 जून को अंतिम परिणाम की घोषणा करेगा। सीबीएसई ने इस वर्ष की 10वीं की परीक्षा कोरोना महामारी के कारण रद्द करने और विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राज्य के गरीब परिवारों को मई और जून महीने का मुफ्त अनाज का वितरण 6 मई से किया जाएगा। इसके अंतर्गत 8 करोड़ 71 लाख लाभार्थियों को अनाज मिलेगा। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के सचिव विनय कुमार ने बताया कि लाभुक परिवार के हर सदस्य को 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं दिया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हैट्रिक, असम में भाजपा की दोबारा सत्ता में वापसी और केरल में सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ की सरकार बनना तय। तमिलनाडु में डीएमके और पुडुचेरी में विपक्षी दल की सरकार बनने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कोविड महामारी और टीकाकरण संबंधी मुद्दों की समीक्षा की। बैठक में ऑक्सीजन की उपलब्धता, दवाइयों और मानव संसाधन की स्थिति में सुधार के तरीकों पर हुई चर्चा। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों सहित कई हिस्सों में बारिश और वज्रपात को लेकर किया अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।